तो आज हम लोग पढ़ने वाले केमिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। तो सभी साइंटिस्ट ने अपना अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताया। उसमें से फर्स्ट जो साइंटिस्ट का नाम, उसका नाम है जे थॉमसन। उस सर ने बताया कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा है, यानी कि एक एटम किस तरह दिखता है। तो फर्स्ट जो बताया वो बताया कि जे थॉमसन सर बताया, जे थॉमसन सर बताए कि जो एटम है वो एक तरबूज की तरह, यानी वाटरमेलन की तरह है। ठीक, वाटरमेलन की तरह, जिसमें से लाल पार्ट्स जो खाने वाला पार्ट्स है वो है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जो पूरा फैला हुआ। और जो बीज है वो मेरा है नेगेटिव, यानी BGATI नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये पूरे जो लाल पार्ट है खाने वाला वो मेरा पॉजिटिव चार्ज है। और दूसरा बात ये बताया कि ये जो एटम है ये टोटल का टोटल न्यूट्रल है, ठीक है। यानी ये एक बात, बहुत अच्छी बात बताया कि टोटल जो है न्यूट्रलिटी ऑफ एटम के बारे में बताया जो जे थॉमसन सर, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये क्या है, ये दो ही बात बताया। और इसका जो लिमिटेशन होता है मतलब इसमें खामियां। तो जो भी हम लोग पढ़ेंगे, सभी 3-4 साइंटिस्ट मिलके एटम के बारे में बताते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट। तो पहले पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या बताया एटम के बारे में। दूसरा कि उनका खामियां यानी लिमिटेशन, वो क्या क्या नहीं एक्सप्लेन करता है। तो जे थॉमसन सर ने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि रदरफोर्ड का स्कैटरिंग इफेक्ट, स्कैटरिंग इफेक्ट वो होता है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। अब सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं, ये जे थॉमसन का मॉडल ऑफ एटम था। अब हम लोग पढ़ते हैं रदरफोर्ड के बारे में, RUTHER रदरफोर्ड। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्या है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में हम लोग उसको पढ़ते, ठीक। तो जो रदरफोर्ड सर ने बताया, एक एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। पहले एक्सपेरिमेंट को बताते हैं, एक अल्फा पार्टिकल्स लेते हैं, ठीक। पहले लेते हैं एक अल्फा पार्टिकल, यहाँ एक रेडियम लेते हैं, रेडियम, ठीक है। अल्फा पार्टिकल लेते हैं, अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम एटम, हीलियम एटम का जिसका मास होता है 4 यूनिट और चार्ज होता है 2 यूनिट, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल आता है जो एक पॉजिटिव चार्ज है, वो लेते हैं। तो यहाँ से रेडिएशन निकलता है, ठीक है। और ये यहाँ लेते हैं गोल्ड का फॉइल, गोल्ड का पतला सा परत लेते हैं, ठीक है। और उसको स्कैटरिंग करते हैं, बम्बार्डिंग करते हैं, ठीक। तो कुछ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल, कुछ पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल कह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा पार्टिकल क्यों पास हो जाता है गोल्ड फॉइल से, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल से डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकल रहा था रेडियम से, और यह गोल्ड फॉइल से टकराता है। और पहला पॉइंट में कि बहुत सारा अल्फा पार्टिकल पास हो जाता है। और दूसरा क्या है कि दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ अल्फा पार्टिकल से कुछ एंगल से डेविएट होता है, मुड़ता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि कुछ, यानी कि बहुत कम, लगभग 20,000 में से एक ऐसा होता है अल्फा पार्टिकल जो कि बैक यानी वापस आ जाता है। तो ये तीनों मेरे एक्सपेरिमेंट है, इसके हिसाब से कंक्लूजन जो निकलता है वो बताते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन ये है कि पहला कि अधिकतर से अधिकतर अल्फा पार्टिकल पास हो जाता है, इसका मतलब ये कि एटम का जो है अधिकतर भाग वो खाली है, फर्स्ट। दूसरा कंक्लूजन ये है कि कुछ एंगल से अगर मुड़ता है, दूसरा, तो इसका मतलब ये थी कि एटम में इस पॉजिटिव चार्ज है, तभी जाके, यानी अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, फिर एटम में भी मैंने क्या, एटम में भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, तभी जाके ये डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। और तीसरा एक्सपेरिमेंट में ये बताएगा, और उस तीसरा के हिसाब से एक कंक्लूजन है कि कुछ है कि 20,000 में से कम से कम एक ऐसा अल्फा पार्टिकल होता है जो कि वापिस आ जाता है। इसका मतलब कि स्मॉल हैवी पॉजिटिव चार्ज जो कंसंट्रेटेड है स्मॉल वॉल्यूम में, ठीक है, ठीक है। तो ये 3 वो एक्सपेरिमेंट था, 3 टाइप के एक्सपेरिमेंट था, और उस पर 3 टाइप का कंक्लूजन निकला। अब इसके हिसाब से रदरफोर्ड सर ने एटम बताया, वो देखते हैं हम लोग कैसा है एटम। रदरफोर्ड सर ने बताया एटम कि एक एटम है, ठीक है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, हैवी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। रदरफोर्ड सर ही ने न्यूक्लियस का खोज किया था, तो उसको न्यूक्लियस क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें इस न्यूक्लियस में हैवी पॉजिटिव चार्ज है, प्लस टोटल जो मास है वो न्यूक्लियस है इसी में है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन, ये पहला पॉइंट बताया, ठीक। दूसरा पॉइंट ये बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इसी के अंदर, इलेक्ट्रॉन इसकी ओर घूमता है, ठीक है, ये 2 बात बताया। और तीसरा बात बताया कि ये जो एटम है वो लाइक सोलर सिस्टम की, सोलर सिस्टम मतलब समझे,
सोलर सिस्टम लाइक सोलर सिस्टम की तरह इसके बनाइए थे। ये जो न्यूक्लियस है सन की तरह, ये सन तो, और इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो मेरा लाइक प्लैनेट की तरह, ठीक है। ये 3 बात बताएं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में। अब इसके हिसाब से ये इतना बात बताया, अब लिमिटेशन इसके बारे में पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे मॉडल ऑफ एटम, साथ में इसका लिमिटेशन। तो लिमिटेशन का मतलब इसमें खामियां क्या है, तो देखिए खामियां क्या है। पहला खामियां है इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यानी कि एटम के बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में कुछ नहीं बताया। यानी स्टेबिलिटी ऑफ एटम क्या है वो देखिए। पहला बात गलती है यहाँ थी रदरफोर्ड सर की, क्या कि ये एटम सोलर सिस्टम से कंपेयर किए, सोलर सिस्टम से कंपेयर। तो सोलर सिस्टम में जहाँ पर हम लोग देखते हैं सन, सन एक बिगेस्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और प्लैनेट भी बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, यानी इसको साइंस में कहते हैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। और वहीं पर जो मेरा एटम्स है न्यूक्लियस और ये मेरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सन का कंपेयर किया गया न्यूक्लियस से और प्लैनेट का कंपेयर किया गया मेरा इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो सन और प्लैनेट ये मेरा मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इसका मोशन को सॉल्व करने के लिए हम सबको चाहिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और वहीं पर ये एटम्स का जो है इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस, ये छोटा इस पार्टिकल यानी कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इसको मोशन, इसका मोशन को सॉल्व करने के लिए हम सबको चाहिए कौन सा, क्वांटम मैकेनिक्स, समझ में ना। तो इधर जो चाहिए सन वाले को, सन यानी कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को मोशन को सॉल्व करने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चाहिए। और वहीं पर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मोशन को सॉल्व करने के लिए हमको चाहिए क्या, क्वांटम मैकेनिक्स। तो दोनों कॉन्ट्रडिक्शन हो गए। सेकंड में ये बात बताएं कि सन में मेरा कोई चार्ज नहीं और प्लैनेट में मेरा कोई चार्ज नहीं, और यहाँ जो एटम के बारे में बताएं, एटम है यहाँ पर ये न्यूक्लियस मेरा पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन मेरा नेगेटिव चार्ज है। ये दो कॉन्ट्रडिक्शन। और क्या लिमिटेशन बताएं, थर्ड लिमिटेशन क्या है वो देखिए, ये बात बताएं कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के हिसाब से ये बात बताएं कि कोई भी एक एटम है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है तो ये एक चार्ज पार्टिकल्स है और यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये मेरा नेगेटिव चार्ज है। तो कोई भी पार्टिकल्स अगर एक कांस्टेंट स्पीड के साथ घूमता है तो वो क्या है, डायरेक्शन को चेंज करने के दौरान ये मेरा एक्सेलरेट हो रहा है। तो एक्सेलरेट होने के कारण ये एक्सेलरेट होता है तो एनर्जी को रिलीज करता है। अगर एनर्जी लगातार रिलीज करते रहेगा न्यूक्लियस, ये अगर एनर्जी लगातार रिलीज करेगा तो एटम कोलेप्स कर देगा और ये एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये कहता है कौन, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। इन रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, जिस रदरफोर्ड सर ने जैसा एटम बताया उसके हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के, उसके हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के हिसाब से एटम कोलेप्स कर जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा असल में होता नहीं। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में रदरफोर्ड सर नहीं बताया। सेकंड क्या, लाइन स्पेक्ट्रा। सेकंड क्या, लाइन स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा, PECTR। तो लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है। थर्ड क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी रदरफोर्ड सर ने कुछ नहीं बताया। तो ये मेरा हो गया 3 चीज, तो ये मेरा हो गया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके ड्रॉबैक। जो ये रदरफोर्ड सर ड्रॉबैक बताए, स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में कुछ नहीं बताए, लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बताए, ये सब हम लोग नेक्स्ट मॉडल ऑफ एटम में पढ़ते हैं जिसका नाम है बोर्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम। क्या है बोर्स मॉडल ऑफ एटम, ये तो हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं बोर मॉडल ऑफ एटम, BOHR बोर्स मॉडल। तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम क्या है, फर्स्ट ये सब बताया कि बोर सर कहते हैं, ठीक है, कि एक एटम में, ये एक एटम है, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है, स्मॉल हैवी पॉजिटिव चार्ज है, इसमें मास भी है टोटल, और इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, और थियोरेटिकली बहुत सारे सेल पॉसिबल है, ठीक है, बहुत सारे क्या सेल पॉसिबल है। ये बात बताया, जो नया सेल बताया उस सेल का भी नाम है, ये K सेल, ये L सेल, और ये M सेल, और ये KLM सेल, ठीक है। ताकि को N बराबर 1, इसको N से डिनोट करते हैं,
n बराबर 2 और n बराबर 3, ये सेल के बारे में बताइए। तो फर्स्ट ये बताएं फर्स्ट लाइन ये बताते हैं कि स्मॉल हेवी पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है यहाँ सेंटर में, ठीक है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस होता है। सेकेंड बात बताएं कि इलेक्ट्रॉन घूमता है उस फिक्स ऑर्बिट में जिसमें फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन घूमता है फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी में, ठीक है, और उसी को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है। सेकंड, अब इसके हिसाब से हम लोग क्या, अब यहीं पर रहता है हम लोग कि बोर्स मॉडल ऑफ एटम में हम लोग क्या इलेक्ट्रॉन्स का सेल्स का एनर्जी निकालते हैं, सेल्स का रेडियस निकालते हैं और सेल्स इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी निकालते हैं। वो देखिए कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो पहला फॉर्मूला दिया कि एनर्जी ऑफ एन सेल और ठीक है। एक बात और कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है, जिसमें से वो एटम वो एलिमेंट जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जिसमें रहेगा जिस एलिमेंट में, उसके लिए ये एटम फेलर है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर यह हाइड्रोजन जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन बराबर एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन हीलियम में देखिए क्या +1 रहता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अगर चल जाएगा तो हाइड्रोजन हीलियम, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, ठीक। केवल इसके एटॉमिक नंबर यानी Z बराबर होता है 2। हाइड्रोजन हीलियम इसका भी Z बराबर लिख लेते हैं 1। लिथियम में भी प्लस, हीलियम लिथियम में प्लस अगर 2, इसका एटॉमिक नंबर होता है मेरा 3 और इसमें भी इलेक्ट्रॉन है क्या 1। तो सिर्फ और सिर्फ यही एटम है जिस पे बोर्स मॉडल ऑफ एटम इस पे वैलिड करते हैं, यानी बोर्स मॉडल ऑफ एटम इसी सब का हाइड्रोजन हीलियम लिथियम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चल गया तो एक इलेक्ट्रॉन, जिसका एटॉमिक नंबर यहाँ एटॉमिक नंबर 2 है। लिथियम का 2 इलेक्ट्रॉन चल गया तो एक इलेक्ट्रॉन बचता है, टोटल इलेक्ट्रॉन 3 है और इसका एटॉमिक नंबर 3 है। सिर्फ इसी के लिए वैलिड है, बाकी सब के लिए फेल है, ठीक है, बोर्स मॉडल ऑफ। तो इस अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एनर्जी ऑफ सेल्स निकालते हैं, यानी ये सब एटम का एनर्जी ऑफ सेल का एनर्जी, इलेक्ट्रॉन किस स्पीड में घूम रहा है और रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये सब के बारे में निकालते हैं। द एनर्जी ऑफ एन सेल क्या है, फॉर्मूला देखो, -21.8 × 10⁻⁻19 जूल पर एटम, ठीक है, और यहाँ n² लिखते हैं। अब देखिए इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ठीक। अगर हमको बताना है कि हमारे लिथियम का निकालना है, ठीक है, तो माइनस लिखते हैं 21.8 × 10⁻19 और देखो यहाँ लिखेंगे z का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ लिखेंगे n का स्क्वायर, यानी कि अगर हमको लिथियम बोल दिया तो लिथियम का z बराबर 3, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम लोग लिखते हैं इस z को काट के हम लोग लिखेंगे 3 का स्क्वायर, ठीक है। और ये n यानी कितना सेल, अगर हमको ये एटम ये है लिथियम का, ठीक। तो अगर बोलेगा फर्स्ट सेल के बारे में तो यहाँ फर्स्ट लिखेंगे, अगर बोलेगा सेकंड सेल के बारे में तो n बराबर यहाँ 2 का स्क्वायर लिख देंगे, और अगर थर्ड सेल के बारे में तो थर्ड लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया कि एनर्जी ऑफ एन सेल, ठीक है। अब हम लोग पहले बोलते हैं कि रेडियस ऑफ द सेल, ठीक है, रेडियस क्या होगा, ठीक है, रेडियस। तो रेडियस ऑफ द सेल देखते हैं क्या करते हैं, और पढ़ते हैं रेडियस के बारे में, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, उसका जो फॉर्मूला है वो हम लोग देते हैं रेडियस ऑफ एन सेल, ठीक है। ये एक सेल, इसका रेडियस है, यहाँ से रेडियस जो मापते हो तो उसका फॉर्मूला है r0, ठीक है, और n²/z, ये वाला फॉर्मूला है, जहाँ पर r0 का जो वैल्यू होता है, वो 52.9 पिकोमीटर, ये मैंने याद रखी थी। अब देखो कैलकुलेट करना है, मिसाल के तौर पर हीलियम, अगर बोल दिया हीलियम के एटम, या तो लिथियम के लेते हैं, तो यहाँ पर हीलियम के लेते हैं, अगर हमको हीलियम का रेडियस ऑफ सेल निकालना, ठीक। तो हम लोग यहाँ से ये आर का वैल्यू, r0 का वैल्यू 52.9 पिकोमीटर लिखे, pm पिकोमीटर, और यहाँ पर अगर बोलेंगे n² मतलब नंबर ऑफ सेल, अगर फर्स्ट सेल लिखा तो 1 लिखेंगे, सेकेंड सेल लिखा तो 2 का स्क्वायर, और थर्ड सेल लिखा तो 3 का स्क्वायर, और जेड, ये मेरा जेड होता है एटॉमिक नंबर, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर मेरा होता है 2, तो यहाँ पर 2 बैठाएंगे नीचे में, और मैंने कैलकुलेट किया, यहाँ पर 2 बैठाएंगे, कैलकुलेट हो जाएगा। अभी हम लोग इस पर न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाएंगे इसके बाद वाले सेशन के। अगर बोलेगा हमको लिथियम का, तो बोलेगा कि लिथियम का, तो ठीक है, लिथियम का हम लोग एटॉमिक नंबर होता है मेरा
3, तो यहाँ जेड का वैल्यू 3 बैठाएंगे, यहाँ जेड का वैल्यू 3 बैठाएंगे और एन का बोलेंगे, सेल 1 बोलेगा तो 1 का स्क्वायर बोलेंगे, सेल 2 का बोलेगा तो 2 का स्क्वायर बोलेंगे। तो इस तरह हम लोग रेडियस ऑफ द सेल निकालेंगे। और थर्ड होता है मेरा वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। थर्ड क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उसका ये फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन सेल, ठीक है। तो उसका मतलब वी नॉट ये जेड बाय एन, ये मेरा फॉर्मूला था वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी में घूम रहे हैं किस सेल में, यानी इतना सारा एटम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम ये तीनों एटम में इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी के साथ किस सेल में घूम रहा है वो मेरे से कैलकुलेट होगा, ठीक है। सपोज इधर हमको निकालना है लिथियम का निकालना है हम लोग सेकेंड सेल का। तो यहाँ पर वी नॉट का वैल्यू जो होगा मेरा 21.8 इंटू 10⁻7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये मेरा वी नॉट का वैल्यू, ठीक है फर्स्ट का। दूसरा अब जेड मेरा एटॉमिक नंबर, अगर वो बोले लिथियम का तो जेड बराबर 3 होता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे 3 लिख देंगे और एन का वैल्यू ठीक। और सेल अगर फर्स्ट का बोले तो यहाँ फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड का बोले तो सेकंड बोलेंगे, थर्ड का बोले तो थर्ड लिख देंगे और इस तरह हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट कर देंगे। तो ये मेरा होता है बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो ये हो गया बोर्स मॉडल ऑफ एटम। अब हम लोग ये मेरा हो गया बोर्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में इतना। अब हम लोग थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है, ठीक एक्स ये है मेरा एटम, इसमें इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मूव करने के दौरान ना ही एनर्जी रिलीज करता है और ना ही एब्जॉर्ब करता है, ठीक। इसे एनर्जी नहीं रिलीज करेगा, ठीक। ये मेरा फोर्थ पॉइंट है, ठीक। और फिफ्थ पॉइंट ये मेरा कि इलेक्ट्रॉन कब रिलीज करता है। तो देखो ये एक एटम है, ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, ठीक। तो अगर एनर्जी हम लोग देते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जो घूम रहा है वो जंप करके इन्फिनाइट में चला जाता है, ठीक है। और फिर वापस आता है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट जंप में, ये 2-3 जंप में जो जंप में आता है और उसी दौरान एनर्जी को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन के फॉर्म में, ठीक है। तो एनर्जी जो रिलीज है, तो जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में सर नहीं बता पाए थे, तो यहाँ ये बताए थे फिफ्थ पॉइंट में कि एनर्जी एक्स्ट्रा जो एनर्जी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के रूप में देते हैं एटम में, तो वो क्या रहता है इलेक्ट्रॉन को जंप करता है और इन्फ्रारेड में जाता है और फिर ये मेरा इन्फ्रारेड में जाता है और फिर मेरा ये वापस आता उसी दौरान एनर्जी को रिलीज करता है और वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन के फॉर्म में था और यहीं से स्टार्ट होता है मेरा। और यही एनर्जी को फिर हम लोग एक फोटोग्राफिक प्लेट में लेते हैं, ठीक है। फोटोग्राफिक प्लेट में लेते हैं और उसको हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर वो एनर्जी इस तरह करके सीरीज में बनता है, वो ब्रेक होता है सीरीज में और वही सीरीज होता है लेमन सीरीज। देखो लेमन LAMN, इसी को बोलते हैं हम लोग लाइन स्पेक्ट्रा, इसी को बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रा क्या है वही बोला, लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में यही रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम सर लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, जो कि बोर्स मॉडल ऑफ एटम में हम लोग लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में देखते हैं। तो सीरीज में ये हम लोग लेमन सीरीज होता है, लेमन सीरीज, ये लेमन सीरीज, फिर बामन BALMER बार्मन, पास्चन CH पास्चन ब्रैकेट BRACKT ब्रैकेट और एक होता है P फंड, ये मेरा होता है सीरीज। तो लेमन सीरीज का होता है N1, यानी N1 फिर N1 बराबर, इसको अच्छे से लिखते हैं, N1 बराबर 1 और N2 बराबर होता है 2 3 4। फिर बामन का होता है N1 बराबर होता है 2 क्यों सेकेंड है और N2 बराबर होता है 3 4 5, ठीक है। पास्चन मेरा क्या होता है N1 बराबर होता है 3 और N2 बराबर होता है 4 5 6 और ब्रैकेट मेरा होता है N1 बराबर 4 N2 बराबर 5 6 7 और P फंड में मेरा होता है N1 बराबर होता है 5, ठीक है, और N2 मेरा होता है 6 7 8। ये मेरा सीरीज है, ठीक है। लेमन सीरीज, बामन सीरीज, पास्कल ब्रैकेट। और इसका जो रीजन है, ये रीजन है लेमन का रीजन होता है कि यूवी रेज, ठीक है।
बारमन का होता है विजिबल, VISIBLE विजिबल, और ब्रैकेट पास्चन ब्रैकेट प्यूफन, ये सब का होता है इंफ्रारेड, हाँ INFR इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। और इस सबको सॉल्व करें, ये सब का रेडिएशन, ये सब का अलग अलग वेवलेंथ है सर। इसको वेवलेंथ को सॉल्व करने के लिए क्या है, R इज इक्वल टू R बराबर है कोसेक 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे 1 बाय, ये मेरा फॉर्मूला है, वेव नंबर बराबर वेव नंबर बराबर होता है, ठीक है। ये मेरा हम लोग बोल रहे हैं इस फॉर्मूला से सॉल्व, ये वेव नंबर बराबर R 1/n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर पर पावर n2 का स्क्वायर, ठीक। इससे हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ सॉल्व करते हैं, वेव नंबर बराबर, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1/λ लिख सकते हैं, ठीक। वेव नंबर बराबर, और ये R का वैल्यू होता है R का वैल्यू 10 9 7 7 6 इंटू 10 टू द पावर लगभग 7 सेंटीमीटर, ठीक। ये मेरे इतना लगभग होता है, तो इसका वैल्यू हम लोग लिखे थे, ये मिस्टेक हो गया, इतना वैल्यू नहीं होता, ठीक। ये R का वैल्यू होता है 10 9 7 6 6 पर सेंटीमीटर। तो ये मेरा है रेबल क्वेश्चन, इस पे हम लोग सवाल बनाएंगे न्यूमेरिकल बाद में। ये मेरा होता है, ये मेरा होता है इतना चीज़ के बारे में बताया, रदरफोर्ड बोर्ड्स मॉडल ऑफ टर्म। अब क्या क्या चीज़ के बारे में नहीं बताया वो हम लोग लिखते, ठीक। फर्स्ट ये नहीं बताया मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के बारे में, तो इसका ड्रॉबैक, BRAW ड्रॉबैक ऑफ बोर्ड्स, BOHR बोर्ड्स ड्रॉबैक ऑफ बोर्ड्स मॉडल, क्या क्या बारे में नहीं बताया। तो फर्स्ट ये नहीं बताया क्या इसके बारे में, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, यानी कि एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के बारे में ये नहीं बताया, वो एटम के बारे में नहीं बता पाया जो एक से लाइन स्पेक्ट्रम जो एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है वो नहीं बता पाया, ठीक है। सेकेंड के बारे में लाइन स्पेक्ट्रा, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाइन स्पेक्ट्रा रखें तो उसको बोलते हैं जीमान इफेक्ट, तो उसके बारे में नहीं बता पाया। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसको बोलते हैं, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन स्पेक्ट्रम को अगर हम लोग, ठीक है, तो ड्रॉबैक ऑफ बोर्ड्स मॉडल यानी BOHR, ठीक है। तो हम लोग गलतियां देखते हैं, ठीक है, बोर मॉडल ऑफ सिस्टम क्या क्या खामियां बताएं, वो क्या क्या खामियां वो बताते हैं। तो पहला क्या है, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं बताया। इसका मतलब ये कि जो लाइन स्पेक्ट्रम बताया तो वो सिर्फ इतने ही इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, इतने ही लाइन स्पेक्ट्रम होगा वही, इसमें जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बताया, ठीक है। सेकेंड में क्या, लाइन स्पेक्ट्रा को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, और अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसको जीमान इफेक्ट, तो ये दोनों इफेक्ट के बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है। थर्ड में क्या, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स के बारे में कुछ नहीं बताया। थर्ड पॉइंट में क्या, थर्ड में क्या, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, SHAP शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में कुछ नहीं बताया। फोर्थ जो होता है वो मेरा होता है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डिगोंगली डुअल नेचर ऑफ मैटर्स के बारे में भी कुछ नहीं बताया। तो ये होता है मेरा बोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में जो हम लोग पढ़ गए। तो अब हम लोग इसके पर सवाल बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन है कि इसको पढ़ते हैं, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएट विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। बताया गया कि हीलियम का है, हीलियम का एटम जिसमें से एनर्जी एसोसिएट, हीलियम का एलिमेंट है उसमें जो एनर्जी निकल रहा है, ठीक है, उसका हम लोग कैलकुलेट करना है, ठीक है। और रेडियस भी उसका हम लोग कैलकुलेट, देखो पहले हीलियम पे लिखते हैं, हीलियम है, ठीक है, तो इसको Z बराबर होता है 2, हाइड्रोजन हीलियम 2, और इसका फर्स्ट ऑर्बिट जो एसोसिएट होता है फर्स्ट ऑर्बिट यानी कि n बराबर होता है मेरा 1, ये मेरा हो गया। अब इसको एनर्जी निकालना है, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्या, 21-21.8 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम, ये मेरा होता है पर एटम, ठीक है।
और यहाँ होता है हम लोग क्या बाय एन का स्क्वायर लिख दो और यहाँ लिखते हैं जेड का स्क्वायर। ठीक, जेड क्या है, जेड का स्क्वायर, तो जेड का वैल्यू 2 है, एन का वैल्यू 1 है, तो इसको कैलकुलेट कर दो। माइनस 21.8 इंटू 10⁻19 इंटू जेड का पावर 2 है, जेड 2 पर पावर 4, जेड का वैल्यू 2 है और 2 पर पावर 2, और यहाँ होता है एन का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर क्या 1। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, नहीं इसको 2 जो होता है 4, 4 को इसको मल्टीपल 4 के 32 के 2, 4 से इसको 4 के 32 के 2 हाथ में 3, 4 बचे और 3 7 और 4 दूना 8, ये मेरा होता है पॉइंट क्या है 1 2 1 ऐसे, तो पहले ये मेरा यहाँ पॉइंट आता है। ठीक, और ये मेरा होता है 1 का भाग वही होता है 10 टू द पावर -19। ठीक, तो ये मेरा आता है। अब इसको भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, देखो पॉइंट यहाँ है तो पॉइंट हम लोग यहाँ लेते हैं 8.72 इंटू 10 टू द, पॉइंट को इधर कर रहा है मतलब 10 टू द पावर प्लस आएगा, तो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, यानी घटेगा यानी प्लस आ गया, तो +1 और -19 इसको मैं कैलकुलेट तो -18 जूल पर एटम, ये मेरा हो गया मेरा कैलकुलेट। ये हम कर दे एनर्जी, एनर्जी ऑफ हीलियम एटम का फर्स्ट सेल में, एन का वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, हीलियम एटम का फर्स्ट सेल में इतना सारा ई माइनस में इतना एनर्जी रिलीज होगा। ठीक, अब हम लोग बोलते हैं इसी का ऑर्बिट सॉरी रेडियस, तो रेडियस का फॉर्मूला जो मेरा हम जानते हैं हम लोग रेडियस का क्या फॉर्मूला, तो देखो रेडियस का क्या फॉर्मूला, तो आर एन बराबर होता है आर नोट इंटू, हम लोग जानते हैं क्या ये एन स्क्वायर बाय जेड, ये मेरा होता है। तो आर नोट का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या 52.9 पिकोमीटर है, पिकोमीटर को 10 टू द पावर लोग लिखते हैं 10 टू द पावर -12। ठीक, पिकोमीटर इतना मीटर, पिकोमीटर को हम लोग इतना मीटर लिख देते, और एन का स्क्वायर, एन का वैल्यू क्या है 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं एन का वैल्यू 1 है और जेड का वैल्यू 2। ठीक है, तो एन का वैल्यू 1 है तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख सकते हैं और इसको हम लोग 2 यहाँ लिख सकते हैं। इसको कैलकुलेट करते हैं, देखो इसको कैलकुलेट करते हैं 2 टू जा 4 1, तो यहाँ 1 2 6 जा 12.2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, इतना होगा 10 टू द पावर -12 मीटर। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड किया, तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट को हम लोग यहाँ ले सकते हैं 2.6 इंटू 10 टू द, ये पॉइंट यहाँ आया यानी 10 टू द पावर +1, तो +1 और -12, तो ये हो जाता है -11 मीटर, ये मेरा होता है रेडियस। अगर मीटर में अगर इसको नैनोमीटर में लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये मेरा रेडियस, ये मेरा रेडियस निकल गया और ये मेरा एनर्जी निकल गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, तो फिर हम लोग नया सवाल देखते हैं। ठीक है, क्या है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोर्स फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है, उसका फिफ्थ ऑर्बिट का, यानी कि हाइड्रोजन का फिफ्थ ऑर्बिट यानी n = 5। ठीक है, n = 5 और फिफ्थ ऑर्बिट और हाइड्रोजन का z बराबर 1 होता है, तो इसका हम लोग कैलकुलेट करता हूँ एटम्स। आल्सो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन, और थर्ड ऑर्बिट हीलियम आयन का भी थर्ड ऑर्बिट का हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखो इसको कैलकुलेट करता है, तो हम लोग का फॉर्मूला आता है R for n बराबर R नोट इंटू एन का स्क्वायर बट्टा जेड, ये मेरा फॉर्मूला है। ठीक, इसी के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो देखो कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो आर नोट का वैल्यू आता है 52.9 पिकोमीटर को हम लोग 10 पर पावर -12 मीटर लिख सकते हैं, ये मीटर को बाद में हम लोग नैनोमीटर में लिखते हैं, और एन स्क्वायर मतलब देखो एन का वैल्यू क्या है 5, तो 5 पे क्या है 5 का स्क्वायर। ठीक, और ये बाय में क्या जेड का वैल्यू क्या है 1, तो 1 यहाँ लिख देते हैं। ठीक, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25 होता है, 25 को इसको मल्टीपल करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं, तो यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, ये होता है तो 25 को मल्टीपल करते हैं, ये 25 से हम लोग मल्टीपल करते हैं, 5 9 45 के 5 हाथ में 4 5 दूनी 10 और 4 दूनी 4 हाथ में 1 5 35 और 1 26, 2 18 8 हाथ में 1 2 4 और 1 5 सर 1 5 2 बचे 10, तो ये मेरा हो गया 5 8 से 12 2 हाथ में 1 1 5 6 और 6 12 2 हाथ में 1 2 3
इतना माना था, तो पॉइंट है कितना, एक अच्छा के बाद, तो यहाँ ये अब देखो 13/22 तो कैलकुलेट 13/22.5 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, ये मेरा आया। अब इसको कैलकुलेट करो, पॉइंट यहाँ, इस पॉइंट को यहाँ किसका लेना, 1 पॉइंट में, तो वो तो 1.32, ठीक है, 1.32। देखो पॉइंट कितना चल रहा है, 1 2 3, तो पॉइंट को अगर लेफ्ट साइड घिसका ना, तो 10⁻, उतने ही पॉजिटिव में लिखना है, तो 1 2 3, तो 10⁻3 में पॉजिटिव लिखो, ठीक है। और अगर राइट साइड घिसकाएंगे तो उसको उतना ही नेगेटिव, 10⁻4, ठीक है, 10⁻3, 1 2 3 3 और यहाँ 10⁻12 मीटर, ठीक है। तो ये मेरा हो गया है 1.32, ये कैलकुलेट करो 10⁻, इंटू 10⁻⁻9, 12 से 9 जाता है, और इसी को मैंने अब 10⁻⁻9 को हम लोग नैनोमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो इतना ही आप आंसर छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 1.32 इंटू 10⁻⁻9, या तो आप इसको 1.32 नैनोमीटर बोल सकते हैं, 10⁻⁻9 को ही नैनोमीटर बोला जाता है, ये हो गया। अब दूसरा हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सेकेंड, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयोन, तो यानी कि हीलियम आयन का थर्ड ऑर्बिट, तो हीलियम का हाइड्रोजन हीलियम, ये Z बराबर होता है 2, और कितना थर्ड ऑर्बिट, इसका क्या थर्ड ऑर्बिट, तो मेरा n=3, ये मेरा है आगे। अब इसको हम लोग, इसका भी हम लोग रेडियस निकालते हैं, ठीक है। तो R लिखते हैं, Rn बराबर R0 n² Z, ठीक है। तो चलो n² की जगह क्या लिखते हैं, R0 की जगह लिखते हैं 52.9 इंटू 10⁻12 मीटर इंटू n² का वैल्यू होता है, n का वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर लिखो, n का वैल्यू 3, तो n², तो 3 3 या 9 बाय Z बराबर 2, तो यहाँ पर 2 लिखो। अब इसको कैलकुलेट करो, ठीक है। इसको 9 9 जाए, दोनों 81 के एक हाथ में, दोनों 81 के एक हाथ में, 8 9 दूनी 18, 8 26 के 6 हाथ में, 2 9 5 45 और 2 47, ठीक है। ये मेरा हो गया इतना, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 10⁻, इसको हम लोग करेंगे 2 से डिवाइड, तो इसको करो 2 से डिवाइड, 2 दूनी 4, यहाँ 7 है, तो 2 3 6, 1 2 8 16 पॉइंट, इसको क्या करें 2 8 16, तो यहाँ 2 5 10, इतना लगा हुआ इतना आएगा, कुछ ज़्यादा आएगा। अब ये आएगा 10⁻12, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट को 1 2 3, अगर पॉइंट को हम लोग लेफ्ट साइड लेके जाए तो उतना ही हम लोग 2.38 इंटू 10⁻, इसका वजह पॉइंट को यहाँ से खींचना है, तो 10⁻ हम लोग लिखेंगे 2 प्लस में, तो 2 और 12 प्लस 2 और -12 हो जाता है मेरा 10⁻10 मीटर, ठीक है। इसको हम लोग नैनोमीटर में लिखते हैं, तो यह 0.238 इंटू 10⁻9 मीटर, ठीक है। ये पॉइंट को और एक अच्छा घिस का है, तो +1 और +1 और -10 बराबर -10, तो -10 को भी हम लोग लिख देते हैं 0.238 नैनोमीटर। ये मेरा आंसर यहाँ से आ गया, तो ये मेरा आंसर यहाँ से निकल, ये मेरा कैलकुलेट हो गया। तो हम लोग नया क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड में आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, उसी को हम लोग कैलकुलेट करना है, यानी कि एनर्जी क्या चाहिए, सपोज, ठीक है, ये है मेरा हाइड्रोजन का एटम, ठीक है, न्यूक्लियस, ये है मेरा न्यूक्लियस, तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, तो एनर्जी कितना चाहिए कि फर्स्ट एक्साइटेशन, यानी एक्साइट कब होता है इलेक्ट्रॉन, जब इसको एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन और वो जंप हो जाता है फर्स्ट सेल से सेकेंड सेल तक, उसी को बोलते हैं मेरे फर्स्ट एक्साइटेशन, यानी एक्साइटेड होंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग जैसे एनर्जी, वो एनर्जी चाहिए, एनर्जी रिपोर्ट चाहिए,
एनर्जी यहाँ से निकलता है तो वो नेगेटिव होता है, यहाँ एनर्जी देना पड़ेगा तो ये मेरा पॉजिटिव पे देना पड़ेगा, समझ में आया। तो फर्स्ट एक्साइटेशन मतलब n1 बराबर 1 होता है और n2 बराबर n2 बराबर 2, यानी कि 1 से जाएगा 2 में, ठीक है, इसी को 1 से जाएगा 2 में, यही मेरा होता है एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक। तो हाइड्रोजन एटम है, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यानी कि ये ग्राउंड स्टेट से जाएगा, फर्स्ट ग्राउंड स्टेट से जाएगा सेकंड सेल में, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं डेल ई एनर्जी जो चाहिए वो माइनस 21 यानी डेल ई का जो फॉर्मूला आता है E2 माइनस E1, ठीक, E2 माइनस E1। अब इसी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो E2 का वैल्यू है माइनस 21.8 इंटू 10⁻⁻90 जूल पर एटम, ये मेरा है। और ये हाइड्रोजन का है फर्स्ट से सेकेंड से, ये E2 बराबर 2, यानी कि यहाँ हम लोग लिख सकते हैं n का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस माइनस ये है माइनस इसका E1 बराबर, ये तो देखो ये माइनस है एनर्जी वाला, ठीक है, ये माइनस है ये वाला, और E1 बने इसका भी माइनस होगा एनर्जी, ठीक है। तो इसका भी माइनस है 21.8 इंटू 10⁻⁻19 और यहाँ लिखूँगा 1 जूल पर एटम, ये मेरा हो गया। अब इसको भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखो ये पूरा और ये पूरा हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, तो हम लोग करेगा, तो हम लोग तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो, उसको हम लोग करते हैं 21.8 इंटू 10⁻⁻90 जूल पर एटम को हम लोग कॉमन करते तो बचता क्या हो, माइनस माइनस प्लस, तो 1/1 होगा और ये माइनस होगा 1/4, ये मेरा यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा और ये मेरा 1/1, ठीक। तो फिर +1 और माइनस ये चल, ठीक है, यहाँ कैलकुलेट करते हैं 21.8 इंटू 10⁻⁻19 और इसको कैलकुलेट करते हैं 4 1 जा 4 में से एक 4 1 जा 4 में से एक जाएगा तो 3/4, ये मैंने कैलकुलेट करता है, ठीक। तो इसको हम लोग 4/3 से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो 3 × 24 के 4, 3 × 24 के 4 हाथ में, तो 3 और 2 5, 3 × 24 के 4 हाथ में 2, 3 और 2 5, 3 दूना 6, इसको फिर 4 से डिवाइड करते हैं इंटू 10⁻⁻19, इसको फिर 4 से डिवाइड करते हैं, तो मेरा जो आएगा 4 एकम 4 4 4 4 4 4 2 बचता है तो 25, 4 छक 24, 1 4 12 2 पॉइंट करें 4 5 20, तो इतना इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम मेरा इतना लगभग आता है, इतना जूल पर एटम मेरा इतना एनर्जी हमको देना पड़ेगा, ठीक है। या तो हम लोग इसको इतना छोड़ सकते हैं या तो फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 1.635, यानी पॉइंट को 1 2 अच्छे इधर किए, पॉइंट को दाहिना पॉइंट को लेफ्ट साइड अगर हम लोग 2 अक्षर किए 2 डिजिट किए तो इसको 10⁻+2 लिखते हैं, तो +2 और -90 यानी कि -70, यहाँ लिख सकते हैं 10⁻⁻70 जूल पर एटम, ठीक है। इतना पॉजिटिव में हमको पर एटम है, इतना जूल पर एटम हमको एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है, तब हमारा निकलेगा। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। आयोनाइजेशन का मतलब होता है कि वो एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए जो कि एक इलेक्ट्रॉन्स को ग्राउंड सेल से इनफाइनाइट दूर तक भेज दे, वही एनर्जी चाहिए, ठीक। तो एनर्जी जो हम लोग चाहिए, तो जिससे एनर्जी हम लोग को निकलता है, ठीक है, तो हम लोग लिखे थे E n बराबर -21.8 इंटू 10⁻⁻90 जूल पर एटम, ठीक, ये हमें निकलता है।
ये वाला निकलता तो मैंने माइनस में लिख देता, लेकिन यहाँ एनर्जी चाहिए, रिक्वायर्ड चाहिए, हमको एनर्जी देना पड़ेगा। हाइड्रोजन एटम में कितना दे कि एक इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड इन उस तो ये मेरा जो एनर्जी चाहिए उसको हम लोग लेंगे डेल ई बराबर E2 माइनस E1, ठीक है। E2 फिर फाइनल एनर्जी, तो फाइनल एनर्जी मेरा बोलते हैं तो जो इनफाइनाइट तक जाता है। E2 मेरा क्या इनफाइनाइट जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है, और वो मेरा है E1 का जो वैल्यू है, ये मेरा E1 का वैल्यू ये मेरा, तो ये माइनस रहेगा माइनस को, और E1 का वैल्यू ये पूरा माइनस है, तो ये माइनस रहेगा 21.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल पर एटम, ठीक है। अब जो यहाँ होता है इन्फिनाइट, E2 इन्फिनाइट है, तो इन्फिनाइट में हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का इन्फिनाइट में एनर्जी जीरो रहता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं जीरो, ठीक है। जीरो माइनस, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस 21.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल पर एटम। कहीं कहीं पर मोल लिखा हुआ उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ठीक है। तो इतना एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इन्फिनाइट दूर भेजने के लिए, ठीक है। ये प्लस में एनर्जी चाहिए, प्लस में एनर्जी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो हम लोग देखते हैं ये जो एनर्जी है ये मेरा नेगेटिव क्यों आता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग एनर्जी देते हैं, इतना सारा एनर्जी देते हैं, तो वो इन्फिनाइट में चल जाता है, ठीक है, इन्फिनाइट दूरी पे देता है, और इन्फिनाइट दूरी पे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जीरो होता है, ठीक है। तो इन्फिनाइट एक एटम है, ठीक है, ठीक है, सपोज ये एटम है, इसमें एनर्जी दी है, सेल है, इलेक्ट्रॉन है, इसमें एनर्जी हम लोग दिए, इतना सारा एनर्जी दिए, तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन चल जाता है इन्फिनाइट दूरी पर, इन्फिनाइट दूरी पर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होता है जीरो, ठीक। अब फिर वहां से वो वापस आता है एक जंप में या एक से अधिक जंप में, वो अपने ग्राउंड सेल में, ये सेल में, तो उस दौरान क्या है एट्रैक्शन फोर्स, यहाँ से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है। तो एट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर नहीं लग रहा, ठीक है, जीरो है। उसके बाद जैसे जैसे नज़दीक आता है, ठीक है, जैसे जैसे नज़दीक आता है तैसे तैसे क्या होता है एनर्जी रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन को आने में एनर्जी क्या होता है रिलीज होता है। यहाँ एनर्जी इन्फिनाइट दूरी पे खुद एनर्जी है मेरा जीरो, और यहाँ से एनर्जी इलेक्ट्रॉन का निकल रहा है, तो जो चीज़ पहले है जीरो वो अगर इलेक्ट्रॉन जो चीज़ जीरो है एनर्जी यहाँ पर जीरो, और धीरे धीरे निकल रहा है एनर्जी, तो पहले से जीरो है और एनर्जी निकल रहा है तो वो नेगेटिव में ही ना निकलेगा, तो इसीलिए एनर्जी मेरा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ये मेरा नेगेटिव में होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम एंड बोर्स मॉडल ऑफ एटम, और उनके लिमिटेशन और उसके मुतालिक क्वेश्चन आंसर, जैसे कि हम लोग रेडियस ऑफ द सेल्स और एनर्जी ऑफ द सेल्स, और हम लोग मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इस सारे को हम लोग कवर करेंगे इसमें, ठीक है।